हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का चैप्टर धातु और अधातु। ठीक है, एनसीईआरटी से ये चैप्टर आज हम कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 जो आपका जैव प्रक्रम, इन तीनों के वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देख लो, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। इस पे पूरा कोर्स आपका हिंदी में, इंग्लिश में कराया जाएगा, तो ये अच्छे से आपका तैयारी करवा देंगे बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है आपका धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। जो 9th क्लास में अभी हमने पढ़ा, तत्वों के बारे में पढ़ा था ना, जो शुद्ध पदार्थों में पढ़ा था कि तत्वों के गुणधर्म के में हमने धातु और अधातु में वर्गीकृत किया था। जो शुद्ध पदार्थ हैं उसमें एक प्रकार था तत्व, तत्वों में भी धातु और अधातु में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा धातु और अधातु हमारे आसपास अगर देखें, मान लो जैसे लोहा हो गया, वो आपका धातु है, आयरन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा तांबा है, वो आपका धातु है। और भी बहुत तरह के धातु हैं, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु हैं। इनके अलग अलग उपयोग हमारे आसपास होते हैं। और अधातु अगर देखें तो सबसे कॉमन, जो सबसे यूज़फुल अधातु है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस एक अधातु है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन एक अधातु है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातु है जो हमारे लिए। कार्बन बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट अधातु है कार्बन। ठीक है, तो ये सब अधातु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अब इन सब इस जो अध्याय, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे धातु और अधातु के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। हालांकि इसके बारे में आपने 8th-9th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो उसी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक गुणधर्म की, भौतिक गुणधर्म जो हमें दिखाई दे, ये जो भौतिक लक्षण हो, तो उसमें अगर हम सबसे पहले धातु की बात करें तो धातु जो है, अधिकतर धातु भौतिक में सबसे पहले हम देखते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम उसकी अवस्था की बात करें धातु में, ठोस, द्रव और गैस में, तो गैस में तो कोई भी धातु नहीं होता, सभी धातु, गैस में एक भी धातु नहीं है। अधिकतर धातु या तो ठोस होते हैं या एक धातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधिकतर धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में होती हैं, चाहे आप आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारे ठोस अवस्था में होती है। द्रव में बस एक होती है मरकरी। ठीक है, जो मरकरी एक धातु होती है, बस वही एक आपका, जिसे हम हिंदी में पारा भी कहते हैं, पारा इकलौता ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, और बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। और इन धातुओं में अगर हम देखें, अच्छा ये तो अवस्था की बात होगी। अवस्था के अलावा कुछ ऐसे अभी आगे और पढ़ेंगे हम। ठोस में 2 ऐसे धातुएं होती हैं जिसे, जैसे गैलियम और सीजियम, जिसे हम कहते हैं Ga उसका सिंबल है, और सीजियम क्या होता है, Cs। ये इतनी, इनका जो गलनांक है वो इतना कम होता है कि आप अपने हथेली पे रखो तो ये पिघल जाती हैं। ठीक है, ऐसे अवस्था अगर सामान्य तापमान पे ये, जैसे रूम टेम्परेचर अगर हम देखें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ठोस होती हैं। लेकिन जैसे आप अपने हाथ पे रखो, क्योंकि इनका गलनांक लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये आपके हाथ पे रखने पे पिघल जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरह से विशुद्ध परिस्थिति में अगर देखा जाए तो मरकरी इकलौती ऐसी है जो आपके द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें धातु जितनी भी हैं उनमें एक खास बात है, आप देखते पहचानते कैसे हो कि हर एक धातुओं में, चाहे लेड, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, इन सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ चमक होती है। तो जो शुद्ध रूप में धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया था तो उसको जब साफ़ किया था, तो साफ़ करने पे उसकी धातु की जो परत जो है वो चमकने लगी थी। तो धातुओं में सबसे पहले क्या होती है, उसकी सतह चमकदार होती है, और इसी गुण धर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, और ये धातुओं में ही होती है। अधातु में कुछ अधातुओं में होती है, जैसे आयोडीन में होती है। ठीक है, आयोडीन साथ के साथ रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आयोडीन, और एक आपका अगर अधातु में देखो तो कार्बन में आपका एक ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का जो अपर रूप होता है ग्रेफाइट, और एक जो आपका हीरा, ये भी कार्बन का ही रूप होता है। तो इसमें थोड़ी चमक होती है। बाकी सभी धातुओं में मुख्यतः चमक होती है, और अधातु में सिर्फ इन दोनों में होती है। तो अब आगे देखें, उसके बाद है धातुओं को, एक तो होगी धातु में क्या होती है, चमक।
इसके अलावा धातुओं को पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को हम कहते हैं आघातवर्ध्यता। क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। और इसमें सबसे अधिक जो आघातवर्ध धातु होते हैं सोना और चांदी, और इसीलिए ये क्योंकि सबसे अधिक आघातवर्ध होती है इसीलिए इसका इस्तेमाल जो जेवर बनाने में, आभूषणों बनाने में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला गुण हमने पढ़ लिया कि धातुओं की सतह चमकीली होती है। दूसरा गुण है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को हम कहते हैं आघातवर्ध्यता, और सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं सोना और चांदी। इसके अलावा उस सोना और चांदी को अगर आप देखो तो पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, मतलब धातु को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को कहा जाता है तन्यता। तो ये आपका तीसरा गुण हो गया धातु का। ठीक है, और सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो होता है सोना, और सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और इसी कारण से ये जो 2 गुण अभी हमने पढ़े, आघातवर्ध्यता और तन्यता, और चमक तो है ही, जो आपके धात्विक चमक, ये 3 गुण के कारण जो आभूषण बनाने के लिए हम इन धातुओं का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सोना और चांदी होते हैं। इसके अलावा धातुओं का उपयोग अलग अलग बर्तनों बनाने के लिए, जैसे खाना बनाने के बर्तन बनाने के लिए। अब खाना अगर बनाएंगे तो खाना हमारा कब पकेगा? जब उसमें जो हीट या आपको ऊर्जा है वो उसके सुचालक होंगी या तापमान के सुचालक होगी। जो ताप के सुचालक, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अगर धातु की हम बात करें तो धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, और जो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने के लिए, ताकि ऊष्मा उसमें अच्छे से जा सके। और धातु जो है वो ऊष्मा के सुचालक होती हैं। ये चौथा गुण हो गया आपका। ठीक है, धातुओं के अगर गुण की बात करें तो धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। उनको अगर आप गर्म करो तो आसानी से ऊष्मा एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अगर आप यहाँ भी गर्म करो तो तार का खुला सिरा भी जो है ये भी गर्म हो जाता है, और इधर वाला भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु के गुण धर्म होता है कि ये ऊष्मा के सुचालक होती है, और ऊष्मा यहाँ से पूरी तरह से फैल जाती है, और इसी को हम कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है धातुओं का, अधिकतर धातु का गलनांक अधिक होता है। ठीक है, और सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो सबसे अच्छे चालक होंगे सिल्वर और कॉपर, और लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। तो ये 2 उसके अपवाद हैं। अपवाद आपको ध्यान से याद रखना है। अपवाद से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अपवाद क्या होते हैं? जो नॉर्मल, जो मुख्यतः गुण दिखा रहे हैं उससे कुछ हटकर अगर कोई गुण दिखाएंगे तो उसे हम कहते हैं अपवाद। तो लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं, तो ये एक अपवाद हो गया। अधिकतर धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, परंतु लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब क्या धातुएं विद्युत की विचालक होती हैं? तो बिल्कुल, हमने देखा, जैसे भी अगर आप अपने घरों में देखो तो तारों को जोड़ने के लिए धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोस्टली हम कॉपर या तांबे के तांबे के तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? जो आप तार को देखो तो ऊपर तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC जो रबड़ के जैसे परत होती है, लेकिन उसके नीचे जो तार होती है या तो वह एल्युमिनियम या कॉपर की अधिकतर जगह पे तारें होती हैं। तो जब किसी ठोस सतह से टकराती हैं, ये भी आगे ये चौथा गुण पढ़ेंगे हम। तो चौथा गुण हो गया था आपका धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक है, और 5वां क्या होती है कि वो विद्युत के भी अच्छे सुचालक होते हैं। धातुएं जो हैं विद्युत के भी अच्छे सुचालक होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल विद्युत तारों बनाने में किया जाता है। और अधिकतर जो हम तारों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम तांबा और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तांबा, एल्युमिनियम के लिए सिंबल है Al, तांबा के लिए है कॉपर। तो तांबा और एल्युमिनियम के अलावा सबसे अच्छी ऊष्मा की सुचालक होती हैं आपकी Ag या सिल्वर, या जिसे हम कहते हैं चांदी। लेकिन चांदी के तार हमारे लिए बनाना उतना अफोर्डेबल नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम चांदी के तारों का इस्तेमाल नहीं करते, और तांबा का तार और एल्युमिनियम के तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो 5वां गुण हो गया धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, अब छठा गुण अगर देखें, धातु किसी ठोस सतह से टकराती हैं। जैसे मान लो कोई अगर कील भी गिर जाए तो आवाज़ होती है, लोहे की जो कील है वो गिर जाए तो आवाज़ होती है। ठीक है, ये कोई भी धातु किसी सतह से टकराती है तो उससे आवाज़ उत्पन्न करती है, और इस गुण को कहा जाता है ध्वनिक या सोनोरस।
ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं, सोनरस होती हैं। तो ये उसका छठा गुण हो गया। तो टोटल 6 गुण हमने पढ़ लिए धातुओं के। अगर आप ध्यान से देखो टोटल 6 गुण। पहला गुण हमने क्या पढ़ा कि धातुएं जो हैं वो उनमें चमक होती है, ठीक है, वो चमकीली होती हैं, जिसे हम कहते हैं धात्विक चमक। दूसरा गुण हमने क्या पढ़ा कि धातुएं अधिकतर ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक आघातवर्ध हमने पढ़ा, आघातवर्धता, ठीक है, आघातवर्धी होती हैं। इसके अलावा तीसरा हमने पढ़ा कि धातुएं तन्य होती हैं, मतलब तन्यता का गुण होता है, पतली तार में खींच के उनको पतली तार में परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा गुण हमने पढ़ा ऊष्मा के सुचालक होती हैं, ठीक है, तो ऊष्मा के सुचालक हो गई। पांचवा गुण धातुओं का अगर है तो पांचवा है कि ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं, ठीक है। और छठा गुण अगर देखें तो अभी हमने पढ़ा कि ये ध्वनिक होते हैं। तो ये 6 गुण आपको ध्यान रखना है धातुओं में। ये 6 गुण होते हैं कि चमक होती है उनके अंदर, सुचालक आघातवर्धता होती है, तन्यता होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और ध्वनिक होते हैं। जिसमें से चमक, आघातवर्ध और तन्यता के कारण, इन 3 गुणों के कारण उनका इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अधातु की। तो अधातु की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है। तो अगर हम अभी करंट बात करें तो लगभग 118 तत्व हैं, जिसमें से लगभग 80 धातु हैं और 20 जो हैं वो लगभग आपके अधातु हैं। तो अधातुओं की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन कुछ जो अधातु हैं जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे अधातु की कुछ उदाहरण हैं। अधिकतर अच्छा जिस तरह से धातुएं अधिकतर ठोस होती हैं, अधातु अधिकतर जो है वो गैस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ठोस भी होती हैं और तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन धातु सिर्फ ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती थी। तो अगर हम बात करें सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसीय अवस्था में भी होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में होती है, जो अधातु। तो उदाहरण के तौर पर ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा बाकी सारी अधातुएं ठोस या फिर गैस होती हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा और क्या क्या गुण होते हैं अगर हम देखें ये सारे गुण। अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में आघातवर्धता होती है, अधातुओं में आघातवर्धता नहीं होती। अधातु कठोर नहीं होते, ठीक है, तन्यता उनमें नहीं होती। विद्युत चालकता सिर्फ एक कार्बन के जो अपर रूप होता है ग्रेफाइट, उसमें होती है, ठीक है, और ध्वनिकता भी नहीं होती। ऊष्मा के वो कुचालक होते हैं, विद्युत के भी कुचालक होते हैं, लेकिन उसमें भी एक जो अपवाद है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत चालकता का भी अपवाद है और चमकीला भी होता है, ठीक है, चमकीला भी होता है, ये भी इसका एक अपवाद है। अब अगर हम देखें धातु और अधातु में कुछ अपवाद जो वर्ग उनके मुख्य गुणों से अलग होते हैं। तो सबसे पहला, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और इन धातुओं का गलनांक अधिक होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम, इनका गलनांक बहुत कम होता है, यदि हथेली पर रखें तो ये पिघलने लगेंगे, ठीक है। ये तो धातुओं में अपवाद हो गए। फिर अगर अधातु में अपवाद देखें तो आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी इसका एक एग्जाम्पल है। अधिकतर अधातु चमकीली नहीं होती, परंतु आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला होता है। और कार्बन एक ऐसी अधातु है जो प्रत्येक रूप उसके और अपर रूप होते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप जिन्हें हम अपर रूप कहते हैं, चौथे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। वैसे तो ग्रेफीन नाम का एक अब ढूंढा जा चुका है, लेकिन अभी तक आपके बुक के हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है तो आप हीरा दे सकते हो आंसर। हीरा का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसके अलावा एक और अपर रूप ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। अधिकतर अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा सबसे अधिक कठोर और चमकीला होता है और ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा क्षारीय धातु जो अभी हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसी धातुएं जिनके ऑक्साइड्स जो हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जैसे क्षारीय धातु जिसे हम कहते हैं
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत मुलायम होते हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इतनी कठोर नहीं होती, और इनका घनत्व और गलनांक काफ़ी कम होता है। और सोडियम जो है और पोटेशियम को जल के अंदर रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन के अंदर। ये बहुत अधिक रिएक्टिव होती हैं धातुएं। तो तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब अगर हम आगे देखें, अधिकांश धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं और जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। और अधिकतर धातुएं जो ऑक्साइड होती हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, और इसमें हम आगे पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड के बारे में। अब सबसे पहले अगर यहाँ देखें इस क्वेश्चन को, एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव होती है वो हो गया आपका पारा, ये जिसे हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? तो यह है आपका चांदी। ठीक है, फिर है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो है आपका सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। 3 है, आपको एक उदाहरण देना है। इसके अलावा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो एक धातु का उदाहरण देना है जो ऊष्मा की कुचालक है। तो एक धातु जो ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक है वो है आपका लेड। ठीक है, लेड एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे शीशा जिसे कहते हैं, अगर आप वैसे शीशा या लेड जो है वो आपकी ऊष्मा की कुचालक होती हैं और विद्युत की भी कुचालक होती हैं। और आघातवर्धता और तन्यता क्या होती हैं? आघातवर्ध होता है अगर धातुओं को पीट कर पतले चादरों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को आघातवर्धता कहते हैं। और तन्यता धातुओं को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित करने की गुण को तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्य होता है सोना, जिससे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब अगला अगर देखें, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं? अभी हमने भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। अब रासायनिक गुणधर्म कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और जब उनकी अभिक्रिया की जाती है तो क्या क्या बनता है। तो अगर हम देखें एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम, इसमें देखें तो अगर हम उनको वायु में जलाएं तो वायु में जलाने से क्या होता है? तो आपने इससे पहले एक चैप्टर में एक्सपेरिमेंट भी किया था जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ये जिसे हम Mg सिंबल कहते हैं। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो एक चमकदार सफ़ेद कलर की ज्वाला आती है और मैग्नीशियम का दहन होता है। और दहन होने के बाद भी जो चूर्ण बनता है वो सफ़ेद चूर्ण बनता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद कलर का चूर्ण बनाती है। और जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? उसमें क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जैसे कॉपर को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये दोनों अभिक्रिया करके सॉल्ट बना देगा। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति अभी हमने पढ़ा क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रवृत्ति जो है वो दोनों तरीके की होती है, अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। और अम्ल के क्षार अगर एल्युमिनियम की अभिक्रिया देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारा लवण बनता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये जल। तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है, ये है अम्ल और वो है, जब अम्ल के साथ लवण कोई दे रहा है तो ये क्या हो गया आपका? क्षार हो गया।
तो ये अब क्षार की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे NaOH क्षार है और ये आपका लवण है, तो क्षार के साथ अम्ल की तरह से ये अभिक्रिया करेगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर देखें तो अम्ल की तरह भी प्रतिक्रिया करता है और क्षार की तरह भी, तो इसलिए हम कहते हैं इसे उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये ध्यान से समझ लेना। इसके अलावा जिंक का भी इसी तरह से रिएक्शन होता है। और अधिकांश धातु ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील होती हैं, कुछ ही जो है वो जल में घुलनशील होती हैं और जल में घुलकर वो क्षार प्रदान करते हैं, जिसमें सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सभी जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, पोटेशियम ऑक्साइड मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है। अब अभी अगर हम देखें, सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ थोड़ा समय लगाती हैं, तो उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुएं बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और खुले में रखें तो आग पकड़ लेगी, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं और उनको अगर हवा में रखा जाए तो तुरंत आग पकड़ लेती हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब सामान्य ताप पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ये धातुएं, इनके ऊपर ऑक्साइड की परत आ जाती है। इसीलिए जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो पहले हम रेगमाल या सैंड पेपर से उसको साफ़ कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर जो परत ऑक्साइड की आई है वो साफ़ हो जाए। और ऑक्साइड की यह परत पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित करती है, उसको और ख़राब नहीं होने देती। और जब गर्म करते हैं, जैसे आयरन है, गर्म करने पर इन सब का दहन हो जाता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इनका दहन हो जाता है, लेकिन आयरन का दहन नहीं होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण को डाले तो वो तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है। कॉपर का तो दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो ये अभिक्रियाशीलता के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो आसानी से जल जाएं, आसानी से अभिक्रिया कर लें ऑक्सीजन के साथ, वो अधिक अभिक्रियाशील हैं। फिर जो आपके आयरन है और लेड है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, कॉपर भी उससे कम अभिक्रियाशील होती है, और सिल्वर और गोल्ड बहुत ही कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब अच्छा, ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग क्या होता है। जब एक एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं। जैसे वायु में संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, और इस परत को और मोटा करके इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एनोडीकरण। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, और एनोड पर क्योंकि ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा जाती है, और इस ऑक्साइड की परत आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब है, अगर हम देखें तो अभी तक जो धातु हमने पढ़ा, सोडियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है। सोडियम, इसके अलावा मैग्नीशियम भी बहुत अभिक्रियाशील होती है, लेकिन सोडियम से कम होती है। सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील होती है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से अगर हम देखें तो जिंक, आयरन, कॉपर की अभिक्रियाशीलता का ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो अब हम और अभिक्रिया देखकर देखते हैं कि अभिक्रियाशीलता कैसे अभिक्रियाशील होती है। क्या वो जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सोडियम पोटेशियम हो जाते हैं, फिर मैग्नीशियम करती हैं। अब अगर हम जल के साथ अभिक्रियाशीलता देखें तो जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अगर हम, ये आपका जल से भीगा हुआ कांच का तंतु है और ये आपका धातु है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। तो जल के साथ अगर धातुओं की अभिक्रिया हम देखें तो क्या होता है, तो जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होती हैं वो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती हैं।
सबसे आसानी से, जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसी ठंडी धातुएं जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। और ये क्योंकि और अभिक्रिया बहुत तेज़ करती है और ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन जो है वो तुरंत जल जाती है, इसीलिए इनको जल में भी रखने पर तुरंत जलने लगती है सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ये अभिक्रिया हो गया सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम प्लस वाटर या जल, और इससे बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा, और सोडियम भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करें तो उसकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी धीमी होती है और जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है वो हाइड्रोजन को जलाने में पर्याप्त नहीं होती, तो इसलिए जल में कैल्शियम को अगर हम डालें तो वो जलती नहीं है, लेकिन अभिक्रिया करती है। तो कैल्शियम प्लस वाटर, इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम को अगर हम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो तैरना क्यों प्रारंभ कर देती है। तो अगर कैल्शियम जब अभिक्रिया करता है जल के साथ तब हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और इसलिए कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जो है वो शीतल जल या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह से भी चिपक जाता है, इसलिए वह तैरना प्रारंभ कर देते हैं। तो कैल्शियम आपका ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके तैरना प्रारंभ करता है। इसके अलावा कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे एल्युमिनियम और आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं, ये भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो जब इसका आप रिएक्शन लिखो तो इसके साथ गैस लिखना ज़रूरी है, H2O गैस। गैस का मतलब हो गया भाप, ठीक है। और इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस दोनों में निकलती है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती जल के साथ वो है आपकी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। अब अगर हम बात करें क्या होगा अगर धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती हैं तो धातुएं लवण और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। जो पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब है आपका डाइल्यूट, जिसे हम डाइल्यूट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसे तनु। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इन सब की अभिक्रिया आपने पिछले चैप्टर में भी करी थी। और इसमें अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और लवण। अच्छा, कुछ धातुएं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। अभी तक हमने पढ़ा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, परंतु नाइट्रिक अम्ल जो है उसके साथ जब अभिक्रिया करती हैं कुछ धातुएं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत ऑक्सीडाइज करता है। तो अब हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकल रही है और उसके साथ ऑक्सीकारक है तो तुरंत इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देता है और ऑक्सीजन जोड़ के क्या बना लेता है, पानी, और तुरंत उसको जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। और फिर HNO3 ऑक्सीकारक होता है, ये जल बना देता है और इसके साथ ही NO2, NO या NO2 में अपचयन हो जाता है इसका नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में। अब मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो सिर्फ दो धातुएं हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये ऐसी धातुएं हैं जो अति तनु HNO3, जो बहुत ही डाइल्यूटेड HNO3 या नाइट्रिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करके H2 गैस का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो अगर बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम में सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, अगर हम उसमें देखें अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो सबसे अधिक तरीके से मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और आयरन,
कॉपर की स्थिति में बुलबुले ना बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। तो इससे पता चलता है कॉपर जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है जिसे हम रॉयल जल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 और 1 के अनुपात में सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। तो HNO3 और HCl का 3:1 का अनुपात होता है आपका एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया होता है आपका HCl और HNO3 का कितने का अनुपात होता है? 3 और 1 का, 3:1 का अनुपात होता है, और दोनों कंसंट्रेटेड या सांद्र होते हैं। और इसमें ये जिसे एक्वा रेजिया कहते हैं, इसमें गोल्ड को भी गला सकता है, और ये कोई भी अम्ल गोल्ड को आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन एक्वा रेजिया में अगर आप सोना दो तो उसको गला देगा। और एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है, और गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में भी सामर्थ्य रखता है ये, ठीक है। अब अगर बात करें अन्य धातु जो लवण हैं, उसके विलय अन्य धातु जो है लवण के विलयन के साथ अभिक्रियाएं कैसे करती हैं, तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जब हम किसी धातु को किसी दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब जैसे धातु A और धातु B के लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो अगर B जो है वो अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील है A से, A अगर B से अधिक अभिक्रियाशील है, तब A उस B को अपने लवण से विस्थापित कर देगी और A का लवण विलयन बन जाएगा और धातु B बन जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, अगर आप कॉपर सल्फेट लो, कॉपर सल्फेट, और इसमें अगर आप लोहे की कील डालो, लोहा क्या होता है? Fe, आयरन। तो जब हम इसको इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये हल्का हरा रंग का हो जाता है, और इसमें जो है इसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाती है। तो इसमें क्या हुआ? आयरन ने कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर दिया। तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो जो अध्याय 1 में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता के हिसाब से होता है। अगर धातु A उसके विलयन से विस्थापित कर देती है क्योंकि B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ सक्रियता श्रेणी, इसको अच्छे से समझ लो। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी या वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बढ़ते से घटते क्रम में। जैसे A और B, तो A की वैल्यू ज़्यादा है B से, फिर B की वैल्यू C से ज़्यादा है, फिर C की D से। तो इस क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो वह श्रेणी जिसमें अवरोही क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता को व्यवस्थित किया जाता है, इसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी की अगर देखें धातुओं की, तो इसको अच्छे से समझ लो। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमने पढ़ा सोडियम पोटेशियम। तो सबसे पहले ऊपर होती है सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, जैसे अगर देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, इसका होता है 11। तो दोनों में अधिक अभिक्रियाशील तो जिसमें ज़्यादा सेल है वो होती हैं। तो पोटेशियम के बाद आपकी सोडियम, ठीक है। पोटेशियम का होता है Ka, फिर Na। सोडियम के बाद होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, और जिंक के बाद आयरन, लेड जिसे हम Pb कहते हैं, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी या पारा, फिर उसके बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद सबसे कम अभिक्रियाशील होती है गोल्ड। तो अगर ऊपर के 4 देखें, यहाँ तक जिंक तक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, और ऊपर से नीचे अभिक्रियाशीलता घटती है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसको याद रखने का भी तरीका अभी आपको बता देते हैं। तो अब इसका अगर ट्रिक देखो, सबसे पहले इसके सिंबल्स आप याद रख लो। क्या है? देखो KNa, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए देखो क्या होता है, काशी, ठीक है। काशी से हो गया Na से नाथ, ठीक है, काशीनाथ। फिर उसके बाद इसके बाद क्या है? Ca कैल्शियम। तो काशीनाथ का Mg, M से याद रख लो आप माली, तो काशीनाथ का माली। फिर Mg के बाद है आपका Al, तो काशीनाथ का माली आलू। Al के बाद है आपका जिंक,
तो Z से याद रख लो आलू ज़रा, ठीक है। फिर है आयरन, तो F से याद रख लो फीका, तो फीका। और यहाँ पे एक और आता है टिन, जिसे हम SN कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लो, ठीक है। आलू ज़रा फीका सुंदर। फिर है आपका P भी याद रखो, तो PB से पकाता, और हाइड्रोजन है फिर आपका है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन तक याद रख सकते हो। बाकी उस हाइड्रोजन के बाद तो 4 आसानी से आप याद रख सकते हो, कॉपर, मरकरी, और सबसे कम तो होता है गोल्ड, सिल्वर, ये आपको आसानी से याद होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो हिंदी में, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका सुंदर पकाता है। तो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका सुंदर पकाता है। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। इसको आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कोई एक अलग ट्रिक बना सकते हो, या आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो याद करने के लिए। और ये बहुत ही आसानी से, इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो ये सक्रियता श्रेणी अच्छे से रट लो, इसमें आपका एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने वाला ही है। तो यहाँ तक इस आज की क्लास में यहाँ तक करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपका है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, तो आपको पता है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं, क्योंकि वह वायु के साथ आसानी से अभिक्रिया करके जल जाता है। अब भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया का समीकरण वो अभी हमने देख लिया, और जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया, ये आप देख लेना। उसके बाद है ABCD के 4 धातुओं के नमूने दिए हुए हैं। अब आपको आयरन, कॉपर, आयरन जो है धातु A है, वो आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, तो और कॉपर के साथ विस्थापित कर देता है, जिंक के साथ नहीं करता है, सिल्वर के साथ नहीं करता है। B जो है वो आयरन से विस्थापित करता है। इसका मतलब क्या है कि आयरन को विस्थापित कर देता है, मतलब B जो है वो आयरन से अधिक है, ठीक है, और इन सब में कोई अभिक्रिया नहीं है। C सिल्वर को विस्थापित कर देता है, और D जो है वो कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो सबसे कम अभिक्रियाशील हो गए D। फिर उसके बाद है आपका उससे D से अधिक अभिक्रियाशील कौन सी हो गई, C से अधिक अभिक्रियाशील है आपकी A, और A से अधिक अभिक्रियाशील है B, ठीक है। तो अब BACD का ऑर्डर हो गया। अब आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो गई B को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, ठीक है, तो B सबसे अधिक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो उसको विस्थापित बिल्कुल कर देगी, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद है ABCD को अभिक्रियाशील के घटते हुए क्रम में दिखाना है, तो ये हो गई आपकी। तो इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। फिर है अभिक्रियाशीलता धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए तो कौन सी गैस निकलती है। आपको पता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के साथ हम इसका देखते हैं कि ये गैस निकल रही है। फिर है तनु H2SO4 के साथ समीकरण आप आसानी से लिख सकते हो। और जिंक को आयरन 3 सल्फेट के विलयन में डालने पे क्या होगा। अब आपको पता है कि जिंक जो है वो आयरन से अधिक रिएक्टिव है, तो जब आयरन सल्फेट में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। इसका भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हम इसको लिखवा देंगे। आप इसका करो ट्राई, जो भी नहीं होगा फिर बाद में सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर में धातु और अधातुओं की अभिक्रियाएँ और किस तरह से निर्माण होता है, आयनिक जो उत्पाद हैं उनकी प्रवृत्ति, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ समझ नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को, और इसको अच्छे से पढ़ाई कर लो, नोट्स बना लो। ऑल द बेस्ट।